और इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन देखेंगे इंड AS 115 का। ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? एक तो कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर से रिलेट करता है क्वेश्चन, ठीक है। उसका एक पॉइंट है, उसका है यानी अपन ने केसेस पढ़े थे, इसकी और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर डली हुई, किसकी? कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर की। उसमें से अपन का एक पॉइंट था जब उसमें अदर देन डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिलते हैं। तो ये उस पॉइंट का क्वेश्चन है। फिर भी अपन कंसेप्ट एक बार पूरा समझते हैं, फिर उसके बाद अपन ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर का मतलब नॉर्मली क्या होता है? कस्टमर से हमें कंसीडरेशन मिलता है। यहाँ पे वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन तो होगा ही होगा, यानी एक एंटिटी है, जैसे मैं एक एंटिटी हूँ रोहन, एक कस्टमर है रमेश, उसके साथ मेरा एक ट्रांजेक्शन तो हो ही रहा है। मान लो उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, जो मेरा नॉर्मल रेवेन्यू है उसकी वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज 20 लाख, ठीक है। यानी ये 20 लाख मैंने मेरे कस्टमर रमेश को बेचा कुछ माल, उसने मेरे को 20 लाख दे दिया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ, मैं भी उसको कुछ कंसीडरेशन दे रहा हूँ, यानी मैं भी कस्टमर को कुछ कंसीडरेशन दे रहा हूँ। अपने को ये चेक करना है कि क्या मैं कंसीडरेशन दे रहा हूँ उसको फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज, यानी उसने मेरे को कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दिए। एक तो मैंने उसको दिया नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस का होता है, जिसके लिए अपन इंड AS 115 में अकाउंटिंग करते हैं, उसके लिए मेरे को 20 लाख रुपये मिल गए, वो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या हमें उसको जो कंसीडरेशन देना है, हम जो उसको कंसीडरेशन दे रहे हैं एज एंटिटी, क्या उसके बदले हमें कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं। अगर तुम्हारा जवाब आता है कि हाँ मिल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या इफ़ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। मान लो हम दे रहे हैं उसको कंसीडरेशन 6 लाख का, हमको जो गुड्स या सर्विस डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस रिसीव हुई वही 5 लाख की। यानी यहाँ पे क्या हुआ, कंसीडरेशन पेड पेबल टू कस्टमर इज लेस देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, यानी हमने उसको 6 लाख रुपए दिए, इज लेस देन रुपीज़ 5 लाख। ये 5 लाख क्या फेयर वैल्यू है ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव फ्रॉम, मतलब क्या हुआ, अपन ये कौन सा केस देख रहे हैं, जब हमें डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज कस्टमर से मिल रहे हैं, ठीक है। यानी अभी तक की क्या समरी हुई, मैंने मेरे कस्टमर को कुछ माल बेचा था नॉर्मल 115 की ट्रांजेक्शन वैल्यू का 20 लाख का, ठीक है। वो 20 लाख तो मेरे पास आ गए, ये 20 लाख मेरे पास आ गए। इसके अलावा क्या हो रहा है, मुझे उसको सामने वाले को कस्टमर को कितने पैसे दे रहा हूँ, मैं उस कस्टमर को कितने पैसे दे रहा हूँ, 5 लाख रुपये और दे रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मैं कस्टमर को 5 लाख रुपए दे रहा हूँ उसकी अकाउंटिंग में कैसे करूँ। तो अब मैं देखूंगा कि क्या उस 5 लाख देने के बदले मुझे कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं। मेरा जवाब आया हाँ मिल रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि क्या वो जो कंसीडरेशन मैं उसको दे रहा हूँ कस्टमर को, क्या उसकी वो लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव फ्रॉम कस्टमर है क्या, यानी मुझे गुड्स मिले जब भी तो हम ये केस देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने जो कंसीडरेशन पे करा वो था 5 लाख का, इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स यानी 6 लाख। ये फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू 6 लाख है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू है। तो कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी 5 लाख इज लेस देन और इक्वल टू 6 लाख। मैं क्या करूँगा, ट्रीट इट एज नॉर्मल परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस बाय द एंटिटी फ्रॉम कस्टमर एंड नो इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू या ट्रांजेक्शन प्राइस। मैं क्या मानूंगा, इसमें दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन तो सेल का हो रहा है जिसकी सेल मेरी हुई 20 लाख की, और एक मेरी परचेज हुई कितने की, 5 लाख की। सिंपल, समझ में आ गई बात। ये कब हुआ, अगर कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी 5 लाख इज लेस देन और इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। लेकिन अगर कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन द फेयर वैल्यू, मान लो फेयर वैल्यू हमारी 6 लाख की रहेगी, अब मैं कंसीडरेशन दे रहा हूँ मान लो 7 लाख, यानी क्या हुआ, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स, 7 लाख इज मोर देन 6 लाख। अब मैं क्या करूँगा, एडजस्ट या रिड्यूस द ट्रांजेक्शन प्राइस। इस क्वेश्चन में अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, 20 लाख। ट्रांजेक्शन प्राइस किसको कहता है, वो रेवेन्यू जो हम एज पर इंड AS 115 कैलकुलेट करते हैं। ट्रांजेक्शन प्राइस से कैलकुलेशन के अपने कितने सारे सम्स अपन ने यूट्यूब पे कर रखे हैं। चलो, रिड्यूस द ट्रांजेक्शन प्राइस बाय एक्सेस अमाउंट। एक्सेस कौन सा एक्सेस, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, यानी अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 7 लाख माइनस फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 6 लाख, यानी मैं कितना हुआ इसका डिफरेंस, 1 लाख का, मैं 1 लाख इसमें से कम कर दूंगा। ये मैं कब करूंगा, जब कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर यानी 7 लाख इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव फ्रॉम कस्टमर यानी 6 लाख। लेकिन अगर कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर यानी 5 लाख इज लेस देन इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स यानी 6 लाख, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं 5 लाख की परचेज रिकॉर्ड कर लूंगा, यानी मेरी सेल हुई 20 लाख की और मेरी परचेज हुई 5 लाख की, खत्म, दो ट्रांजेक्शन हो गया इसमें। लेकिन अगर फेयर कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, मान लो इस एग्जांपल में अपना 7 लाख का इज मोर देन फेयर वैल्यू 6 लाख, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस से लेस कर दूंगा। 20 लाख में से मैं 1 लाख लेस कर दूंगा और मेरा जो फाइनल ट्रांजेक्शन प्राइस होगा वो 19 लाख होगा। समझ में आ गई बात। एक और चीज़, एक और पॉइंट इस डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विसेज में, मान लो अगर अपन फेयर वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन एडजस्ट या रिड्यूस कर देंगे ट्रांजेक्शन प्राइस बाय कंसीडरेशन पेबल, यानी अपना ये वाला एग्जाम्पल एक्सेस वाला। चलो ये वाला एग्जांपल अपना मान लो, इसमें अपना 20 लाख की अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर मान लो अपन 7 लाख
मान लो अपन 7 लाख, लेकिन हमारे पास इस केस में फेयर वैल्यू की डिटेल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस 7 लाख को इसमें से रिड्यूस कर दूंगा, पूरा का पूरा 7 लाख रिड्यूस कर दूंगा और मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 13 लाख रह जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये 3 केस हुए जब अपने को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिलते हैं। लेकिन अपना जो ये क्वेश्चन है ये इस केस 1 का नहीं है, अपना क्वेश्चन इस केस 2 का है। अदर केसेस यानी अपने को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, यानी अपन कंसीडरेशन तो दे रहे हैं कस्टमर को, लेकिन उसके बदले अपने को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं। अपन क्या करेंगे, एडजस्ट या रिड्यूस द ट्रांजेक्शन प्राइस। सिंपल, जो अपन कंसीडरेशन दे रहे हैं उसको अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस से लेस कर दो। इट इज सिमिलर टू ये वाला केस। समझ में आ गई बात। इट इज सिमिलर टू ये वाला केस कि अगर अपने को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं तो अपन उसको क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस से लेस कर देंगे। क्या, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है क्या कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर के बदले अपने को उस कस्टमर से डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं या नहीं। अगर हाँ मिल रहे हैं तो अपन उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। क्या, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड। और अगर नहीं मिल रहे अपने वो डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज कस्टमर से इन एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली उस कंसीडरेशन को हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस से लेस कर देंगे और इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस में से कस्टमर कंसीडरेशन लेस होकर के 13 लाख की हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस रह जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। कस्टमर सी इज इन द मिडिल ऑफ अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद टेल्को बी लिमिटेड, यानी कस्टमर सी इन द मिडिल ऑफ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद टेल्को बी लिमिटेड। इट्स करंट वायरलेस सिस्टम प्रोवाइडर, ये उसका क्या है, करंट वायरलेस सिस्टम प्रोवाइडर है। कौन, टेल्को बी लिमिटेड। किसका, कस्टमर सी का। एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एन अर्ली टर्मिनेशन पेनल्टी इफ इट टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट टुडे। If C cancels the existing contract with B Limited and signs a 2 years contract with Telco D Limited for rupees 800 per month, then D Limited promised at a contract inception to C a one-time credit of rupees 2000। यानी क्या हुआ, मतलब ये जो D Limited है, if C cancels the existing contract with B Limited and signs a 2-year contract with Telco D Limited, in Telco D Limited क्या करेगा, D Limited promised the contract inception to give C अ वन टाइम पोर्ट क्रेडिट। यानी डी लिमिटेड क्या कर रहा है, डी लिमिटेड क्या कर रहा है, सी को पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है, वन टाइम पोर्ट इन क्रेडिट दे रहा है। वन टाइम पोर्ट इन क्रेडिट 2000 का। यानी ये डी लिमिटेड के लिए क्या है, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। अपने को किसकी ट्रांजेक्शन प्राइस निकालनी है इसमें, डी लिमिटेड की ट्रांजेक्शन प्राइस निकालनी है। यानी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ डी लिमिटेड का। चलो अपन इसको आप एक बार के लिए क्या करो, यहाँ तक की लाइन भूल जाओ। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सी कौन है, कस्टमर है। सी कैंसिल्स द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड साइंस अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद टेल्को डी लिमिटेड फॉर 800 पर मंथ। यानी 2 year का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 year पर मंथ के हिसाब से, तो 2 year में कितने मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स होते हैं। कितना हो गया अमाउंट, 800 इंटू 24, 19,200 की क्या है, ट्रांजेक्शन प्राइस है किसकी, डी लिमिटेड की। क्योंकि अब जो कस्टमर सी है वो डी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देन डी लिमिटेड प्रॉमिस एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग, टू गिव सी कौन है, कस्टमर। यानी क्या कर रहा है, वन टाइम पोर्ट क्रेडिट ₹2000, यानी कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर ₹2000। डी का कस्टमर है सी, उसको कंसिडरेशन वो पे करेगा कितना, 2000। क्या इसके बदले डी लिमिटेड को सी लिमिटेड से कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। कहाँ मिल रहे, नहीं मिल रहे। तो यानी कौन सा ये अदर केस है। अपन क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस को एडजस्ट करेंगे। यानी जो ट्रांजेक्शन प्राइस हमारी है इसमें से हम 2000 माइनस कर देंगे। सिंपल, क्या अमाउंट बच जाएगा हमारे पास, 17,200। द अमाउंट ऑफ पोर्ट एंड क्रेडिट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सर्विस सब्सिक्वेंटली परचेज बाय सी ड्यूरिंग द 2-year कॉन्ट्रैक्ट, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो कंफ्यूज मत होना, इससे टेल्को बी लिमिटेड का इसमें कुछ काम नहीं है। इसमें अपन ट्रांजेक्शन प्राइस किसकी निकालेंगे, डी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालनी है अपने को। इसमें ट्रांजेक्शन प्राइस डी लिमिटेड के लिए अपने को इसमें ट्रांजेक्शन प्राइस निकालनी है। तो सिंपल सी बात, डी लिमिटेड के पास एक कस्टमर आया सी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसकी ट्रांजेक्शन प्राइस क्या थी, 19,200। कैसे, 800 पर मंथ इंटू 20, ये 800 पर मंथ इंटू 2-year कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। 2 year में 24 मंथ्स होते हैं, तो 800 इंटू 24, 19,200। लेकिन उसमें से अपने को एक वन टाइम पोर्ट क्रेडिट देना है किसको, सी लिमिटेड को। कौन देगा, डी लिमिटेड। यानी डी लिमिटेड इज द एंटिटी जिसका अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस पर 115, और सी लिमिटेड क्या उसका कस्टमर है। तो कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर ₹2000। डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं। अदर केस का क्वेश्चन है ये। कौन से केस का क्वेश्चन है, ये वाले केस का क्वेश्चन है। इसके मैंने एग्जाम्पल में भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, चलो नहीं लिखा हुआ है कोई बात नहीं। ये वाला इस केस का क्वेश्चन है ये, वन टाइम पोर्ट एंड क्रेडिट। चलो सिंपल देख लेते हैं, कैलकुलेशन तो देख ही लिया अपन ने, जस्ट एक बार देख लेते हैं। एज पर इंड AS 115, when the consideration is payable to customer and the entity does not receive any distinct goods or services from the customer, then we will deduct and adjust the transaction price।
क्या है ट्रांजेक्शन प्राइस, ₹800 इंटू 24 मंथ्स माइनस ये 2000 हमारा वन टाइम पोर्ट इन क्रेडिट, 17,200 हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस आ गई। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी हम कोई कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर देना होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमको उसमें से डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं या नहीं। डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज हमें उसके बदले में मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो हम फिर वो फेयर वैल्यू कंपेरिजन करेंगे, और नहीं मिल रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसको जो हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उसको हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस से रिड्यूस कर देंगे, जिसका अपन ने क्वेश्चन करा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में कोई डाउट आपको पूछ लेना, नहीं तो कोई आप रिव्यू देना चाहें तो आप वो भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।